चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। सीधे खबरों में आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दरअसल धामी सरकार ने बुजुर्गों को बड़ा तोहफा दिया। अब 60 साल में अपने आप बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। बड़ी खबर सामने आई, जहां वृद्धावस्था पेंशन अब ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगी। उत्तराखंड में नया सुशासन मॉडल लागू किया गया। लगभग 9,80,000 खातों में करोड़ों रुपए भेजे जाएंगे। अब पेंशन योजना में बड़ा बदलाव उत्तराखंड में देखने को मिला है। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिए कि 60 वर्ष की आयु पूरी करते ही पात्र नागरिकों की वृद्धावस्था पेंशन स्वतः शुरू की जाए, ताकि उन्हें आवेदन संबंधी औपचारिकताओं से ना गुजरना पड़े। वहीं समीक्षा बैठक में उन्होंने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, वित्तीय अनुशासन और दीर्घकालिक स्थायित्व पर भी जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने जून 2026 की पेंशन राशि के रूप में 9,80,000 से अधिक लाभार्थियों के खातों में डीबीटी के जरिए लगभग 145 करोड़ 42 लाख रुपए भी जारी किए। बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड की धामी सरकार से सामने आ रही है। चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर प्रवीण कुमार जुड़ गए। सीधे उनकी तरफ बढ़ते। तो प्रवीण, जिस तरह से ये पेंशन को लेकर बड़ी राहत देखने को मिली है, तो कितनी बड़ी राहत उन वृद्धजनों के लिए है जो अक्सर वृद्धावस्था जो पेंशन है उसके लिए परेशान नजर आते थे? निश्चित तौर पर अपने आप में बड़ा फैसला है और सरकार ने जो काफी दिनों से इसको लेकर एक्सरसाइज कर रही थी और सरकार के पास जो है डेटा है उसके अनुसार जो 60 वर्ष के जो लोग यहाँ पे जो नागरिक उत्तराखंड के हो जाएंगे उनको सीधे तौर पर कोई फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करनी पड़ेगी। कागज भर के, फॉर्म भर के इस ऑफिस उस ऑफिस हमें चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि ऑटोमेटिक उनका पेंशन आने लगेगा। इसी के तहत जो है उन्होंने तकरीबन 9,80,000 लोगों को पेंशन भी जारी किया है और अपने आप में अच्छा पहल है, क्योंकि कई लोग गांव के होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है और पहाड़ी क्षेत्र में जो कार्यालय होते हैं वो बहुत दूर होते हैं, कई बार 50 से 100 किलोमीटर दूर भी होते हैं। तो वहां पर रोज जाकर फॉर्मेलिटीज पूरा करना, 2-4 दिन में फिर जाकर की कुछ कमी रह गई पता करना, इसमें बहुत दिक्कतें होती थी। उसको लेकर ये फैसला किया है और अपने आप में जो आप कह सकते हैं अभिनव पहल है। प्रवीण, जिस तरह से देखा जाता है कि जो वृद्धावस्था पेंशन होती है उसको लेकर बहुत एक लंबी प्रोसेस होती है, बहुत सारी जो कागजी कार्रवाई होती है वो पूरे, अब जिस तरह से बताया जा रहा है कि ऑटोमेटिक होगी और स्वतः ये चीज़ शुरू हो जाएगी, तो क्या कुछ इसका प्रोसीजर होगा? किस तरह से इसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो की गई है कि ऑटोमेटिक शुरू हो जाए और इसमें कोई कमी ना हो? देखिए, इसको डेटा सरकार जो है वो ला रही है। सरकार ने परिवार रजिस्टर भी बनाने की घोषणा की है। परिवार रजिस्टर जब बनेगा तो उसमें खुद ब खुद डेटा आ जाएगा और किस परिवार में कितने लोग हैं, उनकी उम्र कितनी हो रही है, तो उसके आधार पर सरकार आगे बढ़ेगी। और जो 60 साल के होंगे ऑटोमेटिक उनको कोई फॉर्मेलिटीज पूरा नहीं करना पड़ेगा, बल्कि ऑटोमेटिक के तौर पे जो है उनको मिलने लगेगा। आप निश्चित तौर पर आपने जो बताया कि फॉर्मेलिटीज होते हैं, बहुत जगह आप देखते होंगे शिकायत करते हैं मंत्री से लेकर विधायक तक तो कि हमने फॉर्म भर दिए थे वृद्धा पेंशन का, लेकिन अभी तक मिल नहीं रहा। तो इन सब झंझटों से मुक्ति पाने की कोशिश हो रही है और आम लोगों तक सहायता पहुंचाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल प्रवीण, आप देखना होगा कि किस तरह से ये जो पूरी योजना है धरातल पर उतरती हुई नजर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक अहम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दरअसल उत्तराखंड कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान पिथौरागढ़ में पार्टी के जिलाध्यक्ष द्वारा कांग्रेस विधायक के खिलाफ खुले मन से बयान देने से अंदरूनी मतभेद अब सामने आया है। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इसे अनुशासनहीनता बताया और कहा कि इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। उन्होंने भाजपा के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि भाजपा में भी ऐसे मामले सामने आए हैं। उन्होंने सभी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपील की कि अपनी बात पार्टी के उचित मंच पर रखें। अब खुले मंच पर पार्टी की छवि खराब करने वाली अनुशासनहीनता पर अब स्वीकार नहीं की जाएगी। ये बड़ी बात सामने आई है। नहीं, कोई असर नहीं पड़ रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। अब अनुशासनहीनता होती है तो लोगों को कहने का मौका तो मिलता ही है। अगर किसी के घर में किसी भी प्रकार की अगर कोई बात होगी, अब त्रिवेंद्र रावत ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के अपनी सरकार के खिलाफ कहा, तो हम उस बात को कहते हैं कि नहीं कहते? अरविंद पांडे जो कह रहे हैं सार्वजनिक तौर पे, अब चाहे वो सरकार के आगे झुक गए, लेकिन उस बात को कांग्रेस ने उठाया कि नहीं उठाया? पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में जो सिर्फ फुटबॉल है, प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार के मतभेद हैं, तीरथ सिंह रावत के भांजे का मामला हो, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का मामला हो, उनके पार्टी के तमाम लोग जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, तो हम जब उनके बारे में बोलते हैं, अगर हमारे पार्टी प्लेटफॉर्म में अगर
सार्वजनिक कार्यक्रमों में अगर कोई पार्टी का कार्यकर्ता किसी प्रकार से वहाँ पर अनुशासन तोड़ेगा तो उसका निश्चित तौर पे फर्क पड़ता है और विरोधियों को इस बात। और इसी बीच उत्तराखंड के मौसम से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 9 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं मानसून के चलते लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है। उत्तराखंड के 9 जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने पहाड़ी जिलों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और साथ ही बारिश का तेज दौर बने रहने की संभावना जताई है, जबकि हरिद्वार और उधम सिंह नगर में बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी लगातार दी जा रही है। बड़ी खबर उत्तराखंड के मौसम से जुड़ी सामने आ रही है। चलिए इसी खबर पर जानकारी के लिए डॉक्टर प्रवीण कुमार उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। तो प्रवीण, जिस तरह से मौसम लगातार करवट ले रहा है और उत्तराखंड में मानसून को लेकर सतर्कता और अधिक बरतनी पड़ती है, तो क्या कुछ अपडेट जो है वो मौसम को लेकर सामने आ रहा है और क्या आने वाले दिनों में मौसम किस तरह का रहने वाला है? कल भी लगातार बारिश हुई है, आज भी बारिश का येलो अलर्ट जारी है और येलो अलर्ट को लेकर पहले से तैयारी की गई थी। पूर्व मानसून से पहले जो प्री मानसून तैयारी की गई थी उसमें सभी अधिकारियों को और संबंधित कर्मचारियों को कहा गया है कि जहां जहां भूस्खलन की संभावना है या भूधसाव की संभावना है वहां पर जो है अलर्ट रहे। वहां पर जो जेसीबी मशीनें और जो जितनी भी मैन पावर है उसको अलर्ट रखें ताकि अगर कोई भूस्खलन होती है या रोड ब्लॉक होता है तो तुमको तुरंत उनको खोल दिया जाए। चूंकि चारधाम यात्रा जारी है इसलिए किसी तरह की दिक्कत ना हो, खास करके हाईवे पर और कनेक्टिंग रोडों पर, तो उसको लेकर पूरी तरह से तैयारी की है। लोगों से भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। प्रवीण, जिस तरह से आपने बताया कि भूस्खलन को लेकर प्री मानसून में तैयारी की गई और साथ ही अगर हम बात करें जलभराव की तो कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जलभराव की जो समस्या है वो देखने को मिलती है और साथ ही कांवड़ यात्रा का दौर है और पर्यटन सीजन भी इस वक्त चल रहा है और मानसून का सीजन चल रहा है, यात्राएं चल रही है, तो क्या कुछ प्रशासन जमीनी स्तर पर काम करता हुआ नजर आएगा और जो सुरक्षा बल तैनात किए उनकी क्या स्थिति इस वक्त उत्तराखंड में है? निश्चित तौर पर चूंकि चारधाम यात्रा है, पर्यटक काफी उत्तराखंड में आते हैं गर्मी के मौसम में और तो उसको लेकर तैयारी है कि समय से सड़क अगर कहीं पे भूस्खलन होता, ब्लॉक होता तो उसको खोल दिया जाए, बहुत ज्यादा समय ना लगा जाए। उसी के लिए जगह जगह पर जो चिन्हित जोन है भूस्खलन के और जो चिन्हित एरिया है वहां पर पहले से जेसीबी मशीनें रहती है, जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और बाकी लोग रहते हैं, वहां पे कर्मचारी रहते हैं, ताकि वहां पर किसी तरह का वहां मलबा आने के बाद तुरंत उसको खोल दिया जाए, यातायात को सुचारू किया जाए। और ये तैयारी पहले से भी की गई है क्योंकि एक अंदाजा होता है, पीडब्ल्यूडी चूंकि काफी सालों से बरसात के समय से पहले तैयारी करती है तो उनको पता होता है कहाँ कहाँ भूस्खलन की संभावना है। नई क्रॉनिक जोन जो है वहां पर भी उसको भी ध्यान में रखा जाता है, पहले ही मॉनिटरिंग की जाती कहाँ कहाँ क्या संभावना है, तो उसको लेकर तैयारी है पूरी तरह सरकार की। प्रवीण, जिस तरह से भारी बारिश का दौर लगातार जारी है तो जो स्कूल कॉलेजेस के जो छात्र हैं, ऑफिस है, उनको लेकर क्या कुछ निर्देश प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं? चूंकि येलो अलर्ट है, येलो अलर्ट में सतर्क रहने के लिए कहा जाता है। अगर भारी से भारी बारिश और रेड अलर्ट हो तब सरकार कई बार ये फैसला लेती है, छुट्टी देती तो फैसला लेती है, लेकिन येलो अलर्ट में अलर्ट रहने के लिए कहा जाता है। उसी के तहत तमाम एहतियाती कदम उठाए गए। प्रवीण, क्या अभी आने वाले 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, तो किसी तरह के शैक्षणिक संस्थान को बंद करने या टाइमिंग में कोई चेंज लाने के कोई निर्देश सरकार की तरफ से सामने आए हो? वही मैंने पहले भी कहा कि चूंकि येलो अलर्ट है तो इसमें शैक्षणिक संस्थानों को बंद नहीं किया जाता है। अभी 2 दिनों का अलर्ट है, उसके बाद कभी रेड अलर्ट आता है तब सरकार देखती है कि किस वक्त स्कूल के टाइमिंग के समय ज्यादा बारिश है या उसके बाद बारिश है, क्योंकि रडार सिस्टम और तकनीकी रूप से इतने अब चीजें सामने आ गई है, मौसम विभाग मजबूत हो चुका है कि उनको पता होता है कि किस समय बारिश होने वाली है। और उत्तराखंड में हर 2-3 घंटे पर जब बारिश होती है उससे पहले 15-20 मिनट 1 घंटे पहले ही अलर्ट जारी कर दिया जाता है और सभी के मोबाइल पे सूचना आ जाती है। तो इसको लेकर तैयारी पूरी की गई है और अभी तक कोई शैक्षणिक संस्थान या किसी को बंद नहीं किया गया। बिल्कुल प्रवीण, मानसून का जो सीजन है वो चल रहा, देखना है कि उत्तराखंड में कितनी कारगर जो व्यवस्थाएं हैं वो स्थापित होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदर्श चंपावत विजन को आगे बढ़ाने के लिए लोहाघाट नगर पालिका, कोलीढेग, काली गांव,
पाटन, पाटनी और पऊ क्षेत्र के प्रस्तावित मास्टर प्लान 2041 पर लोगों की राय और सुझाव लेने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। ये बैठक नगरपालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा की अध्यक्षता और जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार के निर्देशन में संपन्न हुई है। देखिए, इसमें 2-3 विषय है जो प्लान प्रपोज्ड है, जो नियोजन की दिशा में जो कार्य हो रहा है। इसमें सबसे पहला तो डेवलपमेंट जो हो, विकास हो, किस प्रकार से हो, उसके संबंध में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर है, दिल्ली की बहुत अच्छी संस्था है, गवर्नमेंट की बहुत ही रिनाउंड ये जो है शिक्षण संस्थान है, उनके द्वारा यहाँ पे सभी के मध्य प्रेजेंटेशन किया गया कि जो हमारे डेवलपमेंट का विकास का जो रूपरेखा होगी वो किस प्रकार से होनी चाहिए। तो मास्टर प्लान पे विभिन्न घटकों पे बताया गया। उसके क्रम में जो सुझाव थे या कुछ जो क्वेरीज थी वो लोगों ने यहाँ पर अपनी अपनी उठाई। उसके संबंध में भी यहाँ पर सभी को अवगत किया गया। और हम लोग चूँकि आपको जैसा विदित है कि आपदा से संवेदनशील क्षेत्रों में हो। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर सामने आई, जहां आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और 4 जोन में मेला क्षेत्र को बांटा गया है। कांवड़ यात्रा पर खुफिया अलर्ट भी जारी है, वहीं 13 सेक्टरों में लगातार निगरानी हो रही है। यात्रा की तैयारियों में इस वक्त प्रशासन जुटा हुआ है और इस यात्रा को लेकर खास सुरक्षा इंतजाम भी देखने को मिल रहे हैं। बता दें कि आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। सुरक्षा और श्रद्धालु की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तरीय बैठकों का दौर लगातार जारी है। पूरे मेला क्षेत्र को 4 जोन और 13 सेक्टरों में बांटकर व्यवस्थाओं की निगरानी की जाएगी। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रखने के लिए खुफिया अलर्ट भी जारी किया गया है। प्रशासन ने यातायात, भीड़ नियंत्रण और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम करने भी शुरू कर दिए हैं। बड़ी खबर कांवड़ यात्रा से जुड़ी हुई सामने आ रही है। तेजी और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता अर्चना जुड़ गई, सीधे उनकी तरफ बढ़ते। तो अर्चना, जिस तरह से कांवड़ यात्रा का जो खास महत्व है वो उत्तराखंड में देखने को मिला, तो किस तरह की तैयारियां और जमीनी स्तर पर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल मांगी, आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह से कांवड़ यात्रा और 4 धाम यात्रा भी यहाँ पे है। कांवड़ यात्रा एक पर्व के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे भगवान शंकर का ससुराल भी माना जाता है, धर्म नगरी हरिद्वार को भी। यहाँ पर देखा जाए तो कांवड़ यात्रा की तैयारी जो कि 30 जुलाई से शुरू हुई है, लेकिन अभी यात्रियों का आना जाना आगमन शुरू हो चुका है। यहीं पर आपको बताया 4 सेक्टर और 4 जोन और 13 सेक्टरों में बांटा गया है। अधिकारियों का देखा जाए तो यहाँ पे निगरानी भरपूर की जा रही है। हिमांगी, आपको यही बताना चाहूंगी कि पुलिस प्रशासन की तरफ से हर तरीके से जांच की जा रही है कि कहीं ना कहीं लोगों का अवैध तरीके से आना उनको रोका जा सके। और यहीं पर आपको बता दूं कि जमीनी स्तर पे अगर देखा जाए तो तैयारियां अभी पूरी तरह से मुस्तैद नहीं दिखाई दे रही हैं। जहां पर सड़कों की व्यवस्थाएं जो सुचारू रूप से होनी थी वो नहीं दिखाई दे रही हैं। सड़कें अभी भी तितर बितर दिखाई दे रही हैं। जी हिमांगी। अर्चना, जिस तरह से आपने बताया कि जमीनी स्तर पर जो सुरक्षा है, जो व्यवस्था है, अभी वो सुगम नहीं हो पाई है क्योंकि यात्रा शुरू हो चुकी है, और ऐसे में अब क्या प्रशासन ने जो यात्रा की तैयारी है उसमें देरी कर दी, कहीं ना कहीं लापरवाही के तौर पर देखा जाए इसको? जी बिल्कुल हिमांगी, आपको बताना चाहूंगी कि अगर प्रशासन की तरफ से देखें तो यात्रा को देखते हुए जो जांच और प्रक्रियाएं चल रही हैं कि लोग यहाँ पे कोई अवैध तरीके से ना आ सके, वो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से सही दिखाई दे रही हैं। लेकिन जमीनी स्तर पे देखा जाए तो प्रशासन यहाँ पे सड़कों की व्यवस्थाएं ठीक नहीं कर पाई है। जी मांगी। अर्चना, जब जमीनी स्तर की बात होती है तो अक्सर ये देखा जाता है कि यात्रा के दौरान कुछ ऐसे आपराधिक तत्व होते हैं जो यात्रा की पवित्रता को तो खराब करते हैं और साथ ही जो स्थानीय व्यवस्था है उसको भी प्रभावित करने का काम करते हैं। तो उसके लिए क्या प्रशासन तैयारी करता हुआ इस बार नजर आएगा कि यात्रा जो है वो सुगम तरीके से संपन्न हो? जी बिल्कुल मांगी, आपको बताना चाहूंगी कि यहीं पर अगर देखा जाए तो एसएसपी नवीन भुल्लर द्वारा बहुत बढ़िया कार्य किया है। नवनीत भुल्लर द्वारा बहुत बढ़िया कार्य किया जा रहा है कि हर बसों की,
हर यात्रियों की चेकिंग की जा रही है। इसी जघन्य जो आपराधिक तौर पे लोग आ रहे हैं उनको धरपकड़ भी किया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए जिला स्तरीय तौर पे तो प्रशासनिक तौर पे देखा जाए तो सड़कें अभी सुरक्षित रूप से नहीं है, जहां पर कांवड़ यात्रा में करोड़ों की संख्या में आने वाले श्रद्धालु कहीं ना कहीं जाम की व्यवस्थाओं में फंसे हुए नजर आएंगे। जी हिमांगी। अर्चना, जिस तरह से आपने बताया कि किसी भी तरह की व्यवस्था है वो अभी संपन्न नहीं है, अभी व्यवस्थाएं चल रही है, लेकिन कांवड़ यात्रा का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और साथ ही जो तीर्थ यात्रा है वो भी चल रही है, तो किसकी जिम्मेदारी बनेगी? क्योंकि अगर अभी तक यात्रा जो शुरू हो चुकी है, अगर अभी तक जमीनी स्तर पर जो व्यवस्था है वो सुचारू नहीं, तो यहाँ पे जवाबदेही किसकी बनती है? जी बिल्कुल, यहाँ पे जिला प्रशासन के आधिकारिक तौर पे उनका अधिकारी वो बनता है कि वो देखे कि क्यों नहीं हो रही है। अगर देखा जाए तो वो हमेशा ही औचक निरीक्षण भी करते हैं और गाइडलाइन भी दे रखे थे 30 जून का, लेकिन 30 जून के बाद भी सड़कें व्यवस्थित रूप से नहीं, सुचारू रूप से नहीं चालू हो गई है। जी हिमांगी। बिल्कुल अर्चना, अब देखना ये होगा कि जब जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है तो किस तरह से जमीनी स्तर पर सुधार देखने को मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी यात्रा को लेकर साझा करने के लिए। और इसी बीच अल्मोड़ा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जहरीले मशरूम का कहर देखने को मिला है। गैराट गांव में जहरीले मशरूम का मामला सामने आया, जहां जंगली मशरूम खाने से 3 लोग बीमार पड़े हैं। दादी, बहू और पोता अस्पताल पहुंचे और तीनों मरीजों का अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। जंगली मशरूम से बचने की सलाह लगातार दी जा रही है। बड़ी खबर अल्मोड़ा से, जहां गैराट गांव में जंगली मशरूम खाने से एक ही परिवार के 3 लोगों की तबियत बिगड़ गई। 55 वर्षीय भागीरथी बहू और 7 वर्षीय पोते को उल्टी, पेट दर्द और घबराहट की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया कि भागीरथी जंगल से मशरूम लेकर आई थी और शाम को उसे पकाकर परिवार को खिलाया। हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौला देवी ले गए, जहां से गंभीर स्थिति में बेस अस्पताल रेफर किया गया। चिकित्सकों ने लोगों को अज्ञात और जहरीले जंगली मशरूम खाने से बचने की सलाह दी है। खबर चंपावत से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर 4 से 18 जुलाई तक संचालित सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत चंपावत जिले के विकासखंड लोहाघाट की ग्राम पंचायत भूमलाई के खूनाबूर में जन समस्या निवारण और बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता जिलाधिकारी मनीष कुमार ने की, जबकि दर्जा राज्य मंत्री हेमा जोशी सहित अन्य गणमान्य ने विशिष्ट अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी मनीष कुमार ने शिविर में विभिन्न विभागों के लगाए गए स्टॉलों का भी निरीक्षण किया है। इस दौरान विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। इस कार्यक्रम से इतनी बारिश हो रही है, बहुत से लोग सुबह से आए थे। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा त्वरित तत्काल कार्रवाई करके लोगों को लाभ मिल रहा है। मेरी भी 2-3 मुख्य समस्या थी जिसमें जिलाधिकारी महोदय ने तत्काल समाधान कर दिया। मैं आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करता हूँ। ऐसा है कि सेवा, सुशासन और समर्पण जो 5 साल मुख्य सेवक के रूप में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पूरे किए हैं, उसके अवसर पर लगाया गया। ये खुनापुरा में जो हमारा कैंप जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत आज जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ पर काफ़ी समस्याओं का यहाँ पर स्थलीय निराकरण किया गया। जो पूर्व में भी कोई लंबित 2-4 योजनाएं बच गई थी, उनका भी आज यहाँ पर स्थल पर निराकरण कर दिया गया। आज क्योंकि जब पहले चरण पर ये योजना चली थी उसका काफ़ी जनता को लाभ मिला और द्वितीय चरण में 4 तारीख से लेकर 18 तारीख तक द्वितीय चरण। जैसा आप विदित हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के क्रम में 4 जुलाई से ये कार्यक्रम जो है वो 15 दिवस के लिए 18 तारीख तक विभिन्न क्षेत्रों में जो दूरस्थ क्षेत्र है, जहाँ पे पिछली बार जन जन की सरकार में कैंप नहीं ऑर्गेनाइज हो पाए थे, वहाँ पर इसको लगाया जा रहा है। और इसमें कुल जो हमारे 24 विभाग हैं उन सभी ने अपने अपने स्टॉल्स लगाए हैं और इसका मुख्य मोटो यही है कि हमारे जो दूरस्थ और हमारे जो रिमोट है गांव हैं, जो ऐसे लोग हैं जो मुख्यालय या तहसील या ब्लॉक कार्यालय नहीं आ सकते हैं, वहाँ तक प्रशासन उनके बीच पहुँचे और जो लाभार्थी परक योजनाएँ हैं, लाभ हैं, इसमें चिकित्सकीय। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए TNP न्यूज़।
नमस्कार।